and welcome. This video is belong to reproduction in organism chapter 1 from the class 12th biology. यानी कि ये वीडियो जो है क्लास 12th के बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है. सबसे पहला कोई चैप्टर इसी टॉपिक पे है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इसके ऊपर हमें ये पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है और उसके अलग अलग प्रोसेसेस, उसके अलग अलग जो इसके रिलेटेड थिंग्स हैं उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी भी क्यों हमारी लाइफ में. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने एक डायग्राम शो किया है. रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक बेबी का जन्म हो रहा है, यंग वंस की बर्थ हो रही है यहाँ पे. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो सबसे पहला एक फंडा है कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम इतना तो जानते हैं कि री यानी पुनः और प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करना. तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि बार बार किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स. इसका मतलब एक रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पर एक और फंडा है, एक और रिलेटेड टर्म है रिप्रोडक्शन से, एक लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं. लाइफ स्पैन एक ऐसा टाइम पीरियड है जैसे कि एक बच्चा जन्म ले रहा है तो कब किस स्टेज पे जाके नॉर्मल उसकी स्पीसीज में डेथ हो जाती है. यहाँ पर लाइफ स्पैन को मैं एक डेफिनेशन में तोलूँ तो क्या बोलेंगे इसको. लाइफ स्पैन इज द एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि बर्थ से लगाकर डेथ के बीच में जो एक एवरेज टाइम पीरियड होता है जिसके बाद एक बच्चा जन्म लेने के बाद मर जाता है और किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की डेथ, उसी स्पीसीज में जितने भी इंडिविजुअल है उनकी डेथ होती है एक टाइम पीरियड के बाद. तो उसी को हम लाइफ स्पैन कहेंगे. यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ टॉपिक्स लिए हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 75 से 80 ईयर की उसकी लाइफ स्पैन है. अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग 30 में नहीं मर सकता, 50 में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि 90 पे भी चले जाते हैं. लेकिन मैं यह बात कर रहा हूँ एवरेज लाइफ स्पैन की, कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज में इंडिविजुअल हैं वो सारे जो हैं वो इस टाइम पीरियड के आसपास उनकी डेथ हो जाती है. हॉर्स की जो होती है 25 से 30 ईयर की हो जाती है. बेनियन ट्री जो दे रखा है 200 ईयर दे रखा है यहाँ पे. और वीट जो है 5 मंथ की, जैसे कि अपन नॉर्मली 4 मंथ की उसकी हार्वेस्टिंग करके उसकी सिंचाई करते हैं, उसको बोते हैं अच्छे से. तो ये कितना टाइम रहता है, 4 से 4.5 महीने. तो यहाँ 5 महीने की दे रखी है राउंड फिगर. आगे बढ़ते हैं. वाई इज़ रिप्रोडक्शन नेसेसरी, यानी कि रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी क्यों है. रिप्रोड्यूस करना क्यों ज़रूरी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रिप्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हमारी पर्टिकुलर स्पीसीज का अर्थ पर रहना ज़रूरी है. इस वजह से रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है. चलो इसको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ स्पैन तो नॉर्मली हम 75 मान लेते हैं कि 75 के बाद उसकी डेथ हो जाएगी. फिर भी ह्यूमन बीइंग अभी जिंदा क्यों है, हम अभी क्यों जिंदा है जब 75 ईयर तो कब से ख़त्म हो गए. अभी जैसे बात करें कैट की तो उसका भी लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है. डॉग की बात करें उसका भी लाइफ बहुत छोटा होता है. हॉर्स की बात करें 25-30 ईयर, यानी 30 साल के बाद वो मरना है. तो अभी भी घोड़े मतलब जो हॉर्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी स्पीसीज अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. वो रिप्रोडक्शन की वजह से उनकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. अब बात करें जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे वो एक एडल्ट की तरफ जाएगा और एक मैच्योर इंडिविजुअल बनने के बाद वापस वो ओल्डनेस की तरफ जाएगा और ओल्डनेस के बाद उसकी क्या हो जाएगी, वापस डेथ. तो ये प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म का चलता है. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है. उसी टाइप से अगर बच्चा जन्म ले रहा है और मैच्योर बन रहा है तो मैच्योरिटी वाली स्टेज में वह इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है. और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने की वजह से वो अपने जैसे और ऑफ स्प्रिंग बना के जाता है. भले ही वो बाद में जाके मर जाए लेकिन उसके आगे वाले जो बच्चे हैं, जो आगे ऑफ स्प्रिंग है, वो प्रोड्यूस होकर उसकी स्पीसीज को ज़िंदा रखते हैं. यानी कि हम आए हैं, हम भी मरेंगे लेकिन हम रिप्रोड्यूस करके हमारे और ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे छोड़ के जाएंगे जो आगे हमारी स्पीसीज को ज़िंदा रखेंगे. तो ऐसे पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ होता है. तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है उसका. आगे बढ़ते हैं. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब जन्म ले रहा है तो उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे जो उसके पेरेंट बॉडी में हैं. जैसे पेरेंट में मदर और फादर, इन दोनों के हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि हम पहले से जानते हैं.
फिर वही जायगोट एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है जिसके अंदर मदर और फादर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद रहती है, हाफ हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। तो ये भी है क्योंकि इससे जो आगे आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइवल में हेल्प मिलती है, वो आगे अच्छे से उस जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर उसको अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि उसके अंदर उसके डीएनए में वो जीन्स हैं जो उस इन्वायरमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। थर्ड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड बाय वेरिएशन। यानी कि थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि नई स्पीसीज बनेगी रिप्रोडक्शन वजह से और वो वेरिएशन लेके आएगी। अब वेरिएशन का मतलब हिंदी आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ, चेंजेस। चेंजेस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म में जितनी बार रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से उस नई स्पीसीज जो धीरे धीरे स्पीसीज में एक बहुत बड़ा चेंज आने की वजह से वो एक नई स्पीसीज की तरह हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आएगा कि जैसे चेंज आ रहा है तो हमने उसको नई स्पीसीज कैसे बना दिया। ऐसे तो बहुत सारी चेंज आ जाएंगे छोटे छोटे मोटे, कि जैसे वो काला है गोरा है तो यहाँ पे नई स्पीसीज नहीं। यहाँ पे एक लॉजिक है कि जैसे कि ये जो कैट है और जो टाइगर है दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। ये स्मॉल साइज़ है, बिगर इन साइज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अनसिमिलर है, मतलब डिसिमिलर है। लेकिन एक और इसमें लॉजिक है जो आपको समझना है कि कैसे पता करें कि दोनों स्पीसीज़ एक है या अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाइए। अगर रिप्रोडक्शन सक्सेस होता है तो ये एक ही स्पीसीज़ है, अगर रिप्रोडक्शन सक्सेस नहीं करता है तो ये स्पीसीज़ अलग अलग है। तो ये नई स्पीसीज़ बन जाएगी, ये नई स्पीसीज़ अलग अलग बन जाएगी। और अगर रिप्रोडक्शन होने के बाद जो नए अगर हो भी पा रहा है और नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है और अगर नया ऑफस्प्रिंग भी आगे रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये सेम स्पीसीज़ है। और रिप्रोडक्शन के बाद अगर वो नया ऑफस्प्रिंग जो बना है वो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, तो यहाँ पर भी आप क्या समझेंगे, वो स्टेराइल है। इसका मतलब क्या समझना कि ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ पे हमारे लाइफ में, हमारे इस अर्थ पे, हमारे इस इन्वायरमेंट में हमें नई स्पीसीज अगर फॉर्म करना है तो रिप्रोडक्शन करते करते उसमें नई नई वेरिएशन लेके आ सकते हैं। तो जो फोर्थ टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन क्या करता है, डेथ रेट को मेंटेन करता है और वो बैलेंस बना देता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में। कैसे कि जैसे लाइफ स्पेन में एक टाइम पीरियड फिक्स है कि इसके बाद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, लेकिन रिप्रोडक्शन की वजह से नए ऑफस्प्रिंग की जनरेशन भी हो जाएगी। यानी कि डेथ का भी सिलसिला चलता जा रहा है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन की वजह से एक नए ऑफस्प्रिंग की बर्थ का भी सिलसिला चलता जा रहा है। तो ये दोनों की दोनों बैलेंसिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है, रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, उसका लास्ट टॉपिक फिफ्थ वाला। ये क्या करती हैं, जो नई ऑर्गेनिज्म हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो क्या करते हैं, पुराने को रिप्लेस कर देते हैं। आपको मैं और अच्छा समझाता हूँ। जैसे हम पुराने जब थे, यानी कि हमारा जो बॉडी टेक्सचर था वो बिल्कुल अलग था, हमारी बॉडी पे बहुत सारे हेयर थे, हमारा जो शरीर था वो बेंडिंग फॉर्म में था, झुके रहते थे, माइंड की डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें जो आज के लेवल में अगर उनसे देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और यही डिफरेंस धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, रिप्रोडक्शन की वजह से, और धीरे धीरे वेरिएशन आता गया, हम में बदलाव होते गए और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमारे जो एंसेस्टर हैं हमें उनके जैसे दिखते भी नहीं हैं। आज बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो यहाँ पर हमने क्या करें, हमारे पुराने एंसेस्टर को हमने रिप्लेस कर दिया हमारी न्यू ऑफस्प्रिंग से। तो यही आगे की प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे एक नॉर्मली एक फंडा समझना है आपको यहाँ पे कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब इनहेरिटेंस तो सिंपल सा वर्ड मैं आपको बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है, कॉपी करना, नकल करना, चीटिंग करना। जैसे अपन कहीं पे एग्ज़ाम बैठते हैं, नकल करते हैं, बच्चे करते हैं, तो उसी चीज़ को कॉपी करना कहते हैं और वही कॉपी एक टाइप की नकल करना हिंदी में बोला जाएगा। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा, आपसे भी इनका नाम याद रखिए कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना किसी चीज़ की, और वेरिएशन का मतलब अभी बताया मैंने इससे पहले, चेंजेस, कुछ बदलाव। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को समझने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दूँ कि सपोज़ हमें एक घर बनाना है, हमें क्या करना है, एक घर बनाना है। घर कुछ ऐसा ही होगा, ये घर बना दिया ऐसे करके, यहाँ पे खिड़की है,
ठीक है, जैसा बना, एक घर बनाना है, उस घर को बनाने से पहले हमें उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। आप कभी अगर घर बनाओगे, पहले आप उसका घर के जैसा एक मैप बनाओगे, किस हिसाब से उसकी कहाँ कहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे हॉल होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले से अपना एक मैप बना के उसमें रख लेते हैं। तो सब ऐसे ही अगर हमें एक घर बनाना है और घर बनाने के लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट में जो भी बदलाव आप करोगे तो आपके जो घर बनेगा उसमें बदलाव आएगा। यानी अगर ब्लूप्रिंट में आपने डिज़ाइन करा कि किचन यहाँ होना चाहिए, तो घर में भी किचन फिर यहीं आएगा। तो वैसे ही सेम जिस टाइप का ब्लूप्रिंट हमारे घर का होता है, हम बनाते हैं, उसी टाइप से हमारी बॉडी का भी ब्लूप्रिंट है। हमारी बॉडी का भी ब्लूप्रिंट है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। और वो डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारी बॉडी के टेक्सचर को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में वो जितने भी कैरेक्टर हैं, जो जितने भी फंक्शनल बॉडी पार्ट हैं, वो सारे के सारे फंक्शन सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हर एक सेल के अंदर वो सारी क्वालिटी होती है जो एक बॉडी को फॉर्म करती है। वो सारा जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे कि ये जो डीएनए है ये होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम मतलब पूरा का पूरा डीएनए से बना होता है। और क्रोमोसोम, ऐसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें कहाँ मिलते हैं? सेल के अंदर मिलते हैं। और ऐसे नंबर ऑफ सेल्स किसके अंदर रहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर। जैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम है, वो न्यूक्लियस में मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं अलग अलग सेल्स के अंदर रहते हैं। मतलब हमारा यूकैरियोटिक सेल है, तो यानी कि एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होगा। तो ऐसे बहुत सारी सेल से बन के हमारी सारी जो बॉडी है वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी बन पाई है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको कि इनका रिलेशन क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैंने अभी बताया था कि ब्लूप्रिंट चेंज करोगे तो घर की डिज़ाइनिंग सारी चेंज हो जाएगी। वैसे अगर डीएनए में अगर आपने चेंज किया तो आपके बॉडी पार्ट में भी वो चेंज होगा। वो फिनोटाइपिक चेंज हो या जीनोटाइपिक चेंज हो, लेकिन चेंज होगा। तो इनहेरिटेंस क्या हुआ कि जो डीएनए जो फ्रेगमेंट है वो हमें अपने पापा से, मम्मी से, इन दोनों से बंच मिक्स होके निकला है, कंबाइन होके मिला है हमें। तो वही चीज़ हमें हमारी बॉडी टेक्सचर में शो होगी। तो जो चीज़ हमने नकल करी है मम्मी पापा से, तो वही चीज़ नकल वाली चीज़ हमें यहाँ पे शो होगी। लेकिन जो चीज़ हमने हमारे मम्मी पापा से नहीं ली है, कुछ वेरिएशन हमें हमारी बॉडी में मिला है, तो वो वाली चीज़ भी शो होगी। तो ये रिलेशन है कि यहाँ पर अगर कोई बदलाव हुआ तो यहाँ दिखेगा, जो चीज़ यहाँ पे कॉपी आई तो वो यहाँ दिखेगा। तो यही एक टाइप का रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। दो तरह के रिप्रोडक्शन के मोड है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इस वीडियो में इन दोनों के बारे में छोटा छोटा सा हम ऊपर से एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या किस टाइप से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंस होते हैं इन दोनों में। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना मेल होगा ना फीमेल होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने आगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ का इनका नॉर्मली देखा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है, कम होता है कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल भी आप राइट कर लीजिएगा, बैक्टीरिया, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, टेपवर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर दो तरह की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, एक मेल और फीमेल पेरेंट की। तो दोनों पेरेंट जब फ्यूज़ करते हैं अपने गेमेट्स को, तब क्या होता है? एक नया ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे दो पेरेंट है ना, तो यानी ये समझिए कि आपको वो जो नया जाइगोट बन के नया ऑफस्प्रिंग बनाए, उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पे दो अलग अलग सेक्सेस इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने बोला कि मेल एंड फीमेल यहाँ लिखा हुआ है, तो सेक्सेस इन्वॉल्व है। और ये टाइप का जो एग्जांपल मैंने लिया है, ह्यूमन बीइंग, फ्लावरिंग प्लांट, इस टाइप के, तो इनकी लाइफ स्पैन भी थोड़ी कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ये आज हमने यही पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप इसको कॉपी में राइट करके लर्न भी कर लीजिएगा अच्छे से। और आगे भी मैं इसी टाइप से कोई वीडियो बनाता रहूँगा। इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं आने वाले जो वीडियो हैं वो इसी बायोलॉजिकल टॉपिक से बिलोंग करेंगे। तो आप इसके नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पे मिल जाएंगे, जैसे आप उसको बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।